कोई भी एक किताब या लेख किसी भी लेखक का संपूर्ण आकलन नहीं कर सकता। किसी एक कविता को उठाकर आप ये नहीं कह सकते कि वह कवि या कवयित्री इसी धारणा के अनुसार चलने वाला ही रचनाकार है। लेकिन होता यह है कि हम कृतियों के आधार पर, खासकर किसी एक कृति के आधार पर कवियों, कवयित्रियों, रचनाकारों या आलोचकों का आकलन कर लेते हैं। खासतौर से जब महिला कवयित्रियों की बात आती है तो हम बस मान लेते हैं कि वो एक खास किस्म की संवेदनशील रचनाएं ही करती हैं। ये धारणा मेरी भी थी। मैं बात कर रही हूँ महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की मैंने कविताएं पढ़ी थी और वो बहुत संवेदनशील कवयित्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि वो बहुत एक अपने समाज से कटकर जीने वाली कवयित्री रही होंगी। लेकिन मेरी यह धारणा टूट गई और यह धारणा तोड़ी उनकी ही एक किताब ने। आज आपके लिए वही किताब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार, शुभ सृजन नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। पुस्तक परिचय स्तंभ में आज हम जिस पुस्तक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो पुस्तक महादेवी वर्मा की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां। मेरे हाथ में जो किताब है वो जन्मशती वर्ष पर विशेष रूप से प्रकाशित की गई थी और इसे लोक भारती पेपर बैग्स ने छापा है। आज हम इस किताब के बारे में ही बात करेंगे। जन्म से अभिशप्त, जीवन में संतप्त, किंतु अक्षय वात्सल्य वरदानमयी भारतीय नारी को समर्पित है ये पुस्तक। 1942 की किताब है और आप देख सकते हैं यहाँ पे महादेवी के हस्ताक्षर भी हैं। ये किताब मेरे लिए तमाम मापदंडों या यूं कहें कि दिमाग में जो एक छवि बसी थी महादेवी वर्मा की, उसे तोड़ देने वाली पुस्तक साबित हुई। आगे बढ़ते हैं। निर्देशिका में है पहला ही निबंध है हमारी श्रृंखला की कड़ियां। युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, घर और बाहर, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व, जीवन का व्यवसाय, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न, हमारी समस्याएं, समाज और व्यक्ति, जीने की कला। आप देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इसमें निबंध कई तरह के हैं, परंतु इनके केंद्र में नारी ही है। और उस जमाने में जिस समय महादेवी थी, उस जमाने में स्त्रियों के अर्थ स्वातंत्र्य की बात करना अपने आप में ही एक क्रांति थी। खास तौर से तब जबकि स्त्रियों के लिए निकलना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और मैं आती हूँ अपनी बात पे। महादेवी लिखती हैं, विचार के क्षणों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। मेरा सबसे पहला सामाजिक निबंध तब लिखा गया था जब मैं 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी, अतः जीवन की वास्तविकता से मेरा परिचय कुछ नवीन नहीं है। आगे वो लिखती हैं अपनी बात में, भारतीय नारी भी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण प्रवेग से जाग सके, उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं। वो लिखती हैं, उसके अधिकारों के संबंध में यह सत्य है कि वे भिक्षावृत्ति से न मिले हैं
न मिलेंगे, क्योंकि उसकी स्थिति आदान प्रदान योग्य वस्तुओं से भिन्न है। ये बहुत बड़ी और सही बात है। आगे वो लिखती हैं, अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। सामान्यतः भारतीय नारी में इसी विशेषता का अभाव मिलेगा। कहीं उसमें साधारण दयनीयता है और कहीं असाधारण विद्रोह है, परंतु संतुलन से उसका जीवन परिचित नहीं। महादेवी जब ये बात लिखती हैं, अपनी बात लिखती हैं इस किताब में, तो ये तारीख है 5/5/1942, यानी 5 मई 1942। आते हैं श्रृंखला के पहले निबंध की ओर, जो कि है हमारी श्रृंखला की कड़ियां। वे लिखती हैं, नारी का मानसिक विकास पुरुषों के मानसिक विकास से भिन्न परंतु अधिक द्रुत स्वभाव, अधिक कोमल और प्रेम घृणादि भाव अधिक तीव्र तथा स्थायी होते हैं। इन्हीं विशेषताओं के अनुसार उसका व्यक्तित्व विकास पाकर समाज के उन अभावों की पूर्ति करता रहता है जिनकी पूर्ति पुरुष स्वभाव द्वारा संभव नहीं। इन दोनों प्रकृतियों में उतना ही अंतर है जितना विद्युत और झड़ी में। पृष्ठ 13 पर आते हैं। स्त्री को अपने अस्तित्व को पुरुष की छाया बना देना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को उसमें समाहित कर देना चाहिए। इस विचार का पहले कब आरंभ हुआ यह निश्चय पूर्वक कहना कठिन है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि यह किसी आपत्ति मूलक विष वृक्ष का ही विषमय फल रहा होगा। क्या आपको ये लगता है कि ये जो लेखिका है वो उस कवयित्री की रचना से जरा भी मेल खाती हैं, जहां वो कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। अगर महादेवी को आपको सचमुच समझना है तो आपको उनके निबंध पढ़ने चाहिए और खासतौर से इस किताब को तो जरूर पढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें 1 या 2 ही निबंधों के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप ये किताब खुद पढ़ें, खासतौर से लड़कियां पढ़ें और वो लोग पढ़ें जो महादेवी को सिर्फ कवयित्री ही समझते हैं। महादेवी लिखती हैं, ये निबंध है युद्ध और नारी। पुरुष स्त्रियों की ऐसी सेना बना रहा है जो समय पर उसके शिथिल हाथ से अस्त्र लेकर रक्तपात न बंद होने देगी। सहानुभूति को गर्व के भारी पत्थर से दबाकर मनुष्यता का चित्कार सुनेगी और स्नेह को वैभव का बंदी बनाकर अपने आप को कृतकार्य समझेगी। सुदूर भविष्य के गर्भ में क्या है यह तो अभी कह सकना संभव नहीं, परंतु आज की निस्तब्धता में किसी आंधी की ही सूचना छिपी हो तो आश्चर्य नहीं। यह निबंध है 1933 का। घर और बाहर निबंध में वो लिखती हैं, ये पृष्ठ 57 पे है, जब तक हम अपने यहाँ गृहिणियों को बाहर आकर इस क्षेत्र में कुछ करने की स्वतंत्रता न देंगे तब तक हमारी शिक्षा में व्याप्त विष बढ़ता ही जाएगा। केवल गार्हस्थ्य शास्त्र या संतान पालक विषयक पुस्तकें पढ़कर कोई किशोरी गृह से प्रेम करना नहीं सीख सकती। इस संस्कार को दृढ़ करने के लिए ऐसी स्त्रियों के सजीव उदाहरण की आवश्यकता है। यहाँ एक बात हम ये कह सकते हैं या ये बात कही जा सकती है कि महादेवी का जो संसार है, जो लेखन संसार है या विचारधारक है, वो कहीं ना कहीं स्त्रियों का विकास भी इसलिए चाहती है क्योंकि वो अपने घर को मजबूत बना सके। यहाँ हमें इस बात में जरा सा लग सकता है कि वो अब तो कहीं ना कहीं अपने दायरे में कैद हैं, लेकिन अगर आप उनके आसपास के परिवेश को देखें और जिन परिस्थितियों में वो रह रही हैं वो तो देखें, तो हमें समझना पड़ता है कि उस परिस्थिति में रहकर उनका ऐसा सोचना, अपने समय से बहुत ज्यादा ऐसा
विरोधाभास वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सोचती हैं और उस युग में गृहिणियों के पढ़ाई को लेकर या उनकी शिक्षा को लेकर इस तरह से खुद को व्यक्त करना, ये कहीं ना कहीं अपने समय से जरा से आगे की बात है। क्योंकि हम ये कल्पना नहीं कर सकते या हम ये आशा नहीं रख सकते कि कोई भी व्यक्ति अचानक ही विद्रोही हो जाएगा। जो विद्रोही होता है, उस विद्रोही का जो आरंभ है, यानी उसकी जो उत्पत्ति है, कहीं ना कहीं वो विचार से शुरू होती है। विद्रोह अकस्मात आई हुई जादुई छड़ी नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, वो एक बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया है। कोई भी विद्रोह अचानक नहीं होता। यही बात हम महादेवी के संदर्भ में देखते हैं तो बात समझ में आती है, और ये चीजें ही आगे बढ़ती गई तो एक समय के बाद आया कि आज का स्त्री विमर्श हम जिस रूप में देखते हैं, उसकी जो बुनियाद है वो यही है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न एक निबंध है, 95 नंबर पृष्ठ पे है, और मुझे ये अपने समय के हिसाब से बहुत अधिक महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि अर्थ स्वातंत्र यानी आत्मनिर्भरता, स्त्री की आत्मनिर्भरता, उस पे बात करना ही उस समय एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे स्थिति में महादेवी पूरा निबंध लिखती हैं इस पे, तो ये निश्चित रूप से ये उनके समय से आगे की बात है। एक मैं पंक्ति पढ़ूंगी, पेज 94 पर है ये। संपन्न और मध्यम वर्ग की स्त्रियों की विवशता, उनके पतिहीन जीवन की दुर्बलता समाज के निकट चिर परिचित हो चुकी है। वे शून्य के समान पुरुष की इकाई के साथ सब कुछ हैं, परंतु उससे रहित कुछ नहीं। उनके जीवन के कितने अभिशाप उसी बंधन से उत्पन्न हुए हैं, इसे कोई नहीं जानता। परंतु इस मूल त्रुटि को दूर करने के प्रयत्न इतने कम किए गए हैं कि उनका विचार कर आश्चर्य होता है। जिन स्त्रियों की पाप गाथाओं से समाज का जीवन काला है, जिनकी लज्जाहीनता से जीवन लज्जित है, उनमें भी अधिकांश की दुर्दशा का कारण अर्थ की विषमता ही मिलेगी। और ये बात बहुत सही है, आज भी सही है। अगर हम इस हिसाब से देखें कि प्रेम का अर्थ अपने आप को खो देना नहीं होता है, अपने अस्तित्व को खो देना नहीं होता है, या पूरी तरह किसी पर एकदम निर्भर हो जाना नहीं होता है। अगर उस विचार को केंद्र में रखकर अगर हम इस पंक्तियों को समझें तो ये बात बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये 1935 का निबंध है। समाज यदि स्वेच्छा से उसके अर्थ संबंधी वैषम्य की ओर ध्यान न दे, उसमें परिवर्तन या संशोधन को आवश्यक न समझे, तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन आंधी जैसा वेग पकड़ता जाएगा, और तब एक निरंतर ध्वंस के अतिरिक्त समाज उससे कुछ और न पा सकेगा। ऐसी स्थिति न स्त्री के लिए सुखकर है, न समाज के लिए सृजनात्मक। आज हम इस बात को सच होता हुआ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो दूरी है या जो कहीं ना कहीं विषमता है वो बनी हुई है। जीने की कला निबंध में वो लिखती हैं, 1934 का निबंध है। जीवन का चिन्ह केवल काल्पनिक स्वर्ग में विचरण नहीं है, किंतु संसार के कंटकाकीर्ण पथ को प्रशस्त बनाना है। जब तक बाह्य तथा आंतरिक विकास सापेक्ष नहीं बनते, हम जीना नहीं जान सकते। मुझे लगता है कि ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ महादेवी को समझने के लिए नहीं, बल्कि उस समय की विचारधारा को समझने के लिए, उस समय के परिवेश को समझने के लिए, और ये समझने के लिए क्या वाकई परिस्थिति आज भी बदली है या नहीं।
ये किताब सोचने पर मजबूर करती है बहुत पतली, लेकिन अगर विचारों की दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने आप में मशाल है। स्त्री विमर्श के लिए ही नहीं, मनुष्य विमर्श के लिए भी, एक स्वस्थ और संतुलित समाज के लिए भी ये किताब बहुत जरूरी है। इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। बहुत सी प्राचीरें ध्वस्त हो जाएंगी, विचार की भी और संभवतः असंतुलन की भी। आज श्रृंखला की कड़ियां में इतना ही। अगली बार नई किताब के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक कृष्ण कनुप्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों से हमारा निवेदन है कि अगर वे चाहें तो हमारी वेब पत्रिका अथवा अपने वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसी पुस्तक के बारे में या किसी रचना के बारे में भी आपका स्वागत है। नमस्कार।